चलिए बच्चों, आज के दिन हम लोग शुरू करते हैं नवोदय का क्विकेस्ट रिवीजन। जितने भी चैप्टर्स हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग जानेंगे, है ना। और ठीक है, शुरू करते हैं। बाबू सही है, एक एक करके बढ़ते रहते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। काफ़ी फुल स्पीड में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। देख रहा हूँ 43 पेज का है ये, 3D 3 डायमेंशन, है ना। तो सवालों पर ध्यान दिया जाए, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ आपको बताया हुआ है कि 2D क्या होता है और 3D क्या होता है। 2D में आपको लंबाई और चौड़ाई मिलती है और 3D में एक ऊंचाई भी मिल जाती है। फिर आगे चलते हैं। फिर ये मैंने बताया 3D में दो फिगर्स होते हैं, घन और घनाभ। उसके एग्जाम्पल्स हैं, घन का एग्जाम्पल है पासा, तो घनाभ का एग्जाम्पल है रबड़, ठीक है ना। घनाभ का जो आयतन होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर हो जाती है। उनका नया नाम हो जाता है भुजा, भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा। यहीं पर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की जगह मैंने भुजा भर दिया, भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा। तो घनाभ का आयतन कितना हो गया, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और घन का आयतन कितना हो गया, भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा। आगे देखते हैं, घन और घनाभ का फिगर है। फिर घनाभ और घन से संबंधित जो सूत्र होते हैं वो मैंने लिखा हुआ है। आयतन क्या हो गया घनाभ का, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और इस लंबाई को कहते हैं L, चौड़ाई को कहते हैं B, और ऊंचाई को कहते हैं H। तो इसी आयतन को हम शॉर्टकट में क्या कह सकते हैं, LBH। फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात किया जाए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, दो ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, मतलब दो कोष्टक में लंबाई गुणे चौड़ाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई धन ऊंचाई गुणे लंबाई। ये हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल से आप क्या समझ रहे हो, जैसे ये दीवार है, इस दीवार के 6 फलक हैं, इन 6 फलकों की लंबाई और चौड़ाई हम अलग अलग ज्ञात कर सकते हैं। इन 6 फलकों का क्षेत्रफल अगर जोड़ देते हो तो वो तुम्हें क्या मिल जाता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। और यहाँ चारों दीवारों के क्षेत्रफल की बात करता हूँ, तो चारों दीवार कौन हो गए, लेफ्ट राइट, और ये सामने वाला पीछे वाला, यही है आपके 4 दीवार। इसमें फर्श और ऊपर वाली छत नहीं आती है। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, दो ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू एच। फिर आता है इसके विकर्ण का फार्मूला, विकर्ण बराबर होता है अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है ना। फिर घन पर आते हैं, इन सारे फार्मूलों में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की जगह अगर भुजा भर दो तो घन के सारे फार्मूले बन जाते हैं। जैसे यहाँ आयतन बराबर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में भुजा भर दो तो हो जाता है भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा। और भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा, भुजा को इंग्लिश में कहते हैं ए, आर्म, ठीक है ना। आर्म मतलब भुजा, तो वही ए का 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो क्या फार्मूला बन जाएगा, आयतन बराबर ए पर घाते 3। फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बन जाएगा, 6a स्क्वायर। फिर विकर्ण क्या बन जाएगा, ए करड़ी में 3। फिर आगे चलते हैं। फिर ये आपका पहला सवाल आ जाता है, यदि एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10 मीटर 5 मीटर 3 मीटर है तो कमरे का आयतन क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा। और अगली चीज, यदि कमरे की रंगाई का खर्च 12 रुपए प्रति वर्ग मीटर है तो कमरे की दीवारों को रंगने का खर्च क्या आएगा। तो अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 10 5 3 है तो इसका आयतन हो गया 10 5 50 3 आई 150। जैसा कि फार्मूला होता है आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, 10 गुणे 5 गुणे 3। फिर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, दो ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। L की वैल्यू 10 भर दी, B की वैल्यू 5 भर दी, B की वैल्यू 5 भर दी, H की वैल्यू 3 भर दी, H की वैल्यू 3 भर दी, L की वैल्यू 10 भर दी, भर के पूरा सॉल्व कर दिया, 190 वर्ग मीटर आपका आंसर आ गया। फिर हम आते हैं चारों दीवारों के क्षेत्रफल पर। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, दो कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो दो कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई भर दिया, वैल्यू आ गया 90 वर्ग मीटर। अब अगर इन चारों दीवारों को रंगने का खर्च 12 रुपए प्रति वर्ग मीटर है और हमारे पास 90 वर्ग मीटर है तो 12 और 90 का गुणा कर दो, हमारा खर्च आ गया 1080 रुपए। ऐसे सवाल बताया गया। बोलो आसान सवाल था क्या ये भाई। अगर मैं आपको ये सवाल दे दूं ना तो SSC की तैयारी करने वाले आधे लोग नहीं लगा पाओगे, आधे लोग नहीं 90% लोग भी नहीं लगा पाओगे। 10% लगाएगा जिसको पास होना है, बाकी तो 90% मजाक करते हैं।
तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो आपका सैनिक नवोदय है, वो एसएससी का बेस है। मैं इसी को पढ़ाते पढ़ाते बिना किसी तैयारी के एसएससी निकाल लिया, वो भी 1 महीने की प्रिपरेशन में, यही सब पढ़ाते पढ़ाते। क्योंकि जब बेस मजबूत रहेगा ना, तो आप एक नहीं 10 मंजिला बिल्डिंग बनवा लो। और अगर बेस नहीं मजबूत है तो तुम 10 मंजिला बिल्डिंग बनवाओगे जरूर, लेकिन सब भस भस से गिरता जाएगा, मैंने कुछ भी दिमाग में टिके उकेगा नहीं। तो ये बेस है, तो आप इसको समझते चलो। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है, कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई। अब यही दिमाग दौड़ाना, ये इतना बड़ा कमरा है, इसमें सबसे बड़ी लंबी छड़ कौन सी रखी जाएगी, जो इसका विकर्ण होगा। तो कमरे में रखी जा सकने वाली जो सबसे लंबी छड़ होगी, वो और कुछ नहीं, इसका क्या होगा, विकर्ण होगा। तो विकर्ण बराबर क्या होता है, लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग। पीछे वाले घन की लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई 10 5 3 है, तो वो हमने 10 5 3 यहाँ भर दिया, ब्रैकेट में आ गया 134। अब 134 का वर्गमूल निकालोगे, लमसम 11 आंसर तुम्हारा आ जाएगा। तो 11 मीटर लगभग ऐसी छड़ होगी जो तुम सबसे लंबी होगी, जो यहाँ से वहां तुम रख सकोगे। तो एक चीज आपको ये कॉमन पता चलती कि किसी भी कमरे में अगर छड़ रखनी है तो वो सबसे लंबी छड़ कौन होगी, वह उसका विकर्ण होगा। बात समझ में आ गया। फिर ये जैसा घनाभ था वैसे घन का है, मैंने अगर अब ये घनाभ की जगह अगर घन आएगा तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की जगह भुजाएं आ जाएंगी। तो घनाकार कमरे की भुजा 5 मीटर दे दिया है, उसका आयतन निकालना है तो 3 बार गुणा कर दिया। पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो 6a² कर दिया। विकर्ण निकालना है तो 5 करड़ी में 3 कर दिया। और रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई वही होगी जो इसका विकर्ण होगा। विकर्ण 5 करड़ी में 3 है, तो लंबी सबसे लंबी छड़ भी कितनी होगी, 5 करड़ी में 3 होगी। क्या ये पूरी बात समझ में आई कि कोई डाउट है? तो ये आपके एक टाइप के सवाल थे। आगे देखो, एक टंकी की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 3 मीटर 2 मीटर 5 मीटर है, उस टंकी की क्षमता लीटर में कितनी होगी। तो अब ये देखो, ये सवाल यूनिक सा है कि सारी चीजें मीटर में, लेकिन क्षमता किसमें पूछ रहा है, लीटर में है। ऑब्वियस सी बात है कि एक गिलास की क्षमता क्या होती है, उसका आयतन, उसमें जितना पानी डाल लो उसका जो आयतन होगा। तो अगर हमारे पास एक टंकी है तो उस टंकी की क्षमता क्या होगी, उस टंकी का आयतन होगा। तो हमने इस टंकी का आयतन निकाला, टंकी का आयतन आया 30 घन मीटर। लेकिन अब यहाँ पर ही दो फार्मूले आते, 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर और 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर। तो ये 30 घन मीटर है, 1 घन मीटर में 1000 लीटर है, तो 30 घन मीटर में 30,000 लीटर होगा। तो तुम्हारे टंकी की क्षमता कितनी आ गई, 30,000 लीटर। बात समझ में आया। ये फार्मूला आप इसके पहले जानते थे, कौन कौन जानता था इसके पहले, इक्का दुक्का लोग ही बस जानते थे कि 1 घन मीटर में 1000 लीटर होता है। ठीक है ना, समझ गए कि नहीं समझ गए। यहाँ से तुम्हें एक नई चीज ये भी पता चलती कि जो घन मीटर होता है या घन सेंटीमीटर होता है, और जो लीटर होता है, लीटर भी आयतन का ही मात्रक है, लीटर भी आयतन का मात्रक है, ये तुम्हें पता चल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक घनाकार टंकी की भुजा 20 सेंटीमीटर है, तो उस टंकी में कितने लीटर पानी आएगा। अगर 20 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन हो गया 8000 घन सेंटीमीटर। और आपको मालूम है कि 1 लीटर में 1000 घन सेंटीमीटर होता है, तो 1 घन सेंटीमीटर में 1/1000 लीटर होगा, और 8000 घन सेंटीमीटर में उसी तरीके से 8 लीटर होगा। इस चीज को जरा ध्यान से समझो, क्या ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपने क्या पढ़ा है, जैसे घन सेंटीमीटर को लीटर में बदलना है, तो आपने पढ़ा है कि एक लीटर में 1000 घन सेंटीमीटर, आपने यही पढ़ा है। आपने क्या पढ़ा है, एक बार और दिमाग में लाओ। आपने ये पढ़ा है, 1 घन मीटर में 1000 लीटर, और 1 लीटर में 1000 घन सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है। तो लीटर और घन सेंटीमीटर में संबंध क्या है, 1 लीटर में 1000 घन सेंटीमीटर। तो अगर 1 लीटर में 1000 घन सेंटीमीटर हुआ, तो 1 घन सेंटीमीटर में 1/1000 लीटर होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है। तो आपके 8000 घन सेंटीमीटर में 8000/1000 लीटर होगा, वैल्यू आ गई 8 लीटर। ठीक है, प्रॉपरली घर पे जाके आप लोग भी नोट्स बना लीजिएगा। यही 3D है, एग्जैक्टली यही 3D है जो आपके एसएससी में पूछा जाएगा, इससे अलग नहीं आएगा भाई। मैं कह रहा हूं घन घनाभ में इससे अलग नहीं आएगा। तो ये बात लिख लो, लिख कर नोट कर लो, पक्का यही आना है। फिर आगे आते, एक घनाभ का आयतन 420 घन मीटर है, यदि इसकी लंबाई चौड़ाई 10 मीटर और 7 मीटर हो तो ऊंचाई क्या होगी। ऑब्वियस सी बात है, घनाभ का आयतन 420 मीटर दिया हुआ है, घन मीटर दिया हुआ है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई।
लंबाई 10 भर दो, चौड़ाई 7 भर दो, ऊंचाई निकल के आ गया 6 मीटर। बात सबको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कोई बड़ी बात है इसमें? तुम लोगों को समझाया हुआ है, समझ में आ रहा है ना? हुआ क्या है, यहाँ पर 10 और 7 का उधर पक्षांतर हो गया है, तो 10 और 7 से कटपीट के बराबर हो गए हैं। ठीक है। घन का आयतन 216 घन मीटर है, घन की भुजा, पृष्ठीय क्षेत्रफल और विकर्ण बताओ। तो अगर घन का आयतन 216 घन मीटर है, तो मैंने यहाँ आपको क्या बताया है कि अगर घन का आयतन कितना होता है, a पर घाते 3, और मैंने आपको क्या बताया कि अगर आप 3 का पक्षांतर करोगे तो आपको क्या मिलना है, घनमूल। ये चीज आपको बार बार भूल जा रही है, मैं बार बार आपको यहाँ पर लिखकर बता भी रहा हूँ। यहाँ देखिए मैंने लिखा है कि अगर जोड़ को भेजोगे तो घटाना मिलेगा, घटाने को भेजोगे जोड़ मिलेगा, गुणे को भेजोगे भागा मिलेगा, और भागा को भेजोगे गुणा मिलेगा। साथ में स्क्वायर को भेजोगे तो अंडर रूट मिलेगा, और क्यूब को भेजोगे तो अरे भाई स्क्वायर को भेजोगे स्क्वायर रूट मिलेगा, क्यूब को भेजोगे तो क्यूब रूट मिलेगा। स्क्वायर को भेजोगे स्क्वायर रूट मिलेगा, और क्यूब को भेजोगे तो क्यूब रूट मिलेगा। तो अगर आयतन बराबर a पर घाते 3 है, मतलब a क्यूब है, तो क्यूब को भेजोगे तो क्यूब रूट में आयतन हो जाएगा। तो a बराबर आ गया क्यूब रूट में आयतन, और यहाँ से एक नया फार्मूला पैदा होता है, घन की भुजा बराबर क्यूब रूट में आयतन। और क्यूब रूट में आयतन, आयतन की वैल्यू 216 भर के साल कर दिया, 6 मीटर आ गया। तो तुम्हारी भुजा की वैल्यू आ गई 6 मीटर। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 a पर घाते 2, a की वैल्यू 6 6 भर दिया, 6 36 छक्के 216, इसका वैल्यू आ गया 216। विकर्ण होता है घन का, 1 करड़ी में 3, 6 भर दिया, 6 करड़ी में 3 आंसर आ गया। बात समझ में आ गया? एक उस घन की भुजा क्या होगी जिसका आयतन घनाभ के आयतन के बराबर होगा, जहां घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 16 8 और 4 मीटर है। तो उस घन की भुजा क्या होगी जिसका आयतन घनाभ के आयतन के बराबर होगा। घन की भुजा क्या होगी जिसका आयतन जो है घनाभ के आयतन के बराबर होगा। 16 × 128 चौके 112, और ये घन का आयतन आपस में बराबर है। घन का आयतन हो गया 512, घन की भुजा होगी घनमूल में आयतन, वैल्यू आ गया 8। घन की भुजा बराबर क्या होता है, घनमूल में आयतन। अभी तुमने यहाँ पर पीछे इसी चीज को सॉल्व किया, यहाँ पर जस्ट यहाँ पर यही निकाला, घन की भुजा बराबर घनमूल में आयतन। सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि घन की भुजा क्या होगी, लेकिन शर्त क्या दिया है, इस घन का आयतन और घनाभ का आयतन आपस में बराबर होगा। घनाभ का आयतन निकाल दिया, फिर घन की भुजा का फार्मूला लगा दिया। आगे देखो क्या है, वर्गाकार कमरे की लंबाई 6 मीटर और ऊंचाई 4 मीटर है, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा। कमरा जब तुम्हारा वर्गाकार है बेटा, तो वर्गाकार होने का मतलब कि उसकी जो लंबाई होगी वही उसकी चौड़ाई होगी, और उसी की वैल्यू क्या दिया हुआ है, 6 मीटर दिया हुआ है। फार्मूला आपके कमरे के चारों दीवारों का क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई चौड़ाई दोनों में 6 6 भर दिया, 6 6 12, 12 दूना 24, 24 चौके 96। पूरा लग रहा है सॉल्व नहीं किया है क्या, ये होगा 2 × 12 × 4, 12 दूना 24 चौके 96 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल है तो वर्ग रहेगा, ठीक है ना। आगे पढ़ो क्या है, 3 सेंटीमीटर भुजा वाला एक ठोस घर बनाने के लिए 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने ठोस घरों की जरूरत होगी। मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछता है। फिर से ध्यान से सुनो, ये बहुत ज्यादा पूछता है। यस, नहीं वर्गाकार है, घनाकार नहीं है। कमरा वर्गाकार है। वर्गाकार कमरे का मतलब कि तुम ऐसे सामने से इसे देखोगे तो तुम्हें लंबाई चौड़ाई ऊपर से बराबर दिखेगी, लेकिन ऊंचाई जरूरी नहीं है कि वो बराबर रहे। अगर मुझे ऊंचाइयों बराबर करना होता तो मैं वर्गाकार क्यों बोलता, मैं घनाकार बोल देता, तब वो घनाकार हो जाएगा ना। ये घनाकार नहीं है, ये वर्गाकार कमरा है। वर्गाकार कमरे का मतलब क्या हुआ, उसकी लंबाई चौड़ाई बराबर है, लंबाई चौड़ाई बराबर है, लेकिन ऊंचाई बराबर। बात समझ में आ गई, डाउट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, हर एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। 3 सेंटीमीटर भुजा वाला एक ठोस घन बनाने के लिए 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने ठोस घनों की आवश्यकता होगी। तो घनों की संख्या पूछ रहा है, जिसकी संख्या पूछता है वो बेटा नीचे आ जाता है, ये चीज ध्यान रखना। जिसकी संख्या पूछता है वो कहाँ आ जाता है, नीचे आ जाता है। घनों की संख्या पूछा है वो चीज नीचे आ जाएगी। और किसके घनों की संख्या पूछा है, 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने ठोस घन आएंगे, तो उसका आयतन नीचे हो जाएगा, और 3 सेंटीमीटर भुजा से उसका आयतन ऊपर हो जाएगा, कटपीट के 27 घन आ जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया, कोई डाउट है इसमें? मैं आपको फिर से एक बात समझाता हूँ, जिसकी संख्या पूछता है वो नीचे आ जाता है, ठीक है ना, और जिससे पूछता है वो कहाँ रहता है, ऊपर आता है।
एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था, अभी मुझे याद आ रहा है, अभी मैं उसको बताता हूँ। 24 मीटर, 2.5 मीटर और 5/3 मीटर का आयतन कितना होगा? आसान सा सवाल है, कर सकते हो, अगर नहीं किया होगा तो कर लेना, ठीक है ना। नहीं ये किया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर मैं एक और सवाल बीच में लेते आता हूँ। जैसे अगर ये बोला जाए आपसे कि 0.25 बनाने के लिए 0.25 बनाने के लिए 0.5 का कितनी बार 0.05 कर देता हूँ का कितनी बार गुणा करना होगा? कितनी बार गुणा करना होगा? ये मैं एक नया सवाल इसी से संबंधित बनाया हुआ हूँ। 0.25 बनाने के लिए 0.05 का कितनी बार गुणा करना होगा? संख्या किसकी पूछ रहा है? 0.05 की संख्या पूछ रहा है कि उसकी कितनी बार गुणा करनी पड़ेगी, तो वो बंदा रहेगा नीचे, समझ में आया। और जिसको बनाना है वो बंदा रहेगा ऊपर। अब डेसिमल के बाद लाइक डेसिमल हो गए, सजाती दशमलव हो गए, दशमलव ऑटोमेटिक हट जाएगा, 25/5 हो जाएगा, 5 से 25 कट गया 5 बार, आंसर आया 5। माने आप इसका 5 बार गुणा करोगे, 5 बार गुणा करोगे? नहीं यार, ये तो बड़ा यूनिक क्वेश्चन हो गया। ये संभव है नहीं, ये संभव नहीं है, इसको आप अभी छोड़ दो। ये असल में ये है, कितनी बार गुणा नहीं करना होगा, कितनी बार जोड़ना होगा, तब ये होगा। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव होगा, जोड़ना होगा, हाँ, तब ये सही होगा। कितनी बार गुणा नहीं, कितनी बार जोड़ना होगा, तब जाकर के ये आंसर आएगा, ठीक है ना। क्योंकि इसमें भी बेसिकली होता वही है कि भाई इसमें कितने घनों को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घनों को जोड़ करके 3 सेंटीमीटर भुजा का घन बनेगा। तो यहाँ जोड़ना होगा, यहाँ गुणा नहीं करना होगा, इसीलिए बीच में मुझे शक हो गया। यहाँ होगा जोड़ना होगा, ठीक है ना। मिला जुला के यहाँ भी पूछ रहा है इसकी संख्या। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। आगे देखो, अब यहाँ पर तुम्हारा 3D खत्म हो गया, 2D आ गया, और 2D में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आयत और वर्ग, ठीक है ना। आयत और वर्ग। तो यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि जब भी तार लगाने की बात आएगी, चक्कर लगाने की बात आएगी, तो आप परिमाप में घूमोगे। समझ रहे हो ये बात? जैसे अगर तार लगाओगे तो किनारे किनारे ही लगाओगे, है ना। और अगर तुम चक्कर लगाओगे तो भी किनारे किनारे लगाओगे। और घास कहाँ काटोगे? किनारे किनारे, पूरे मैदान में काटोगे ना। तो जो घास काटने का काम होता है वो क्षेत्रफल में होता है। टाइल्स बिछाने का काम क्षेत्रफल में होता है, टाइल्स क्षेत्रफल में बिछाओगे। चादर बिछाने का काम कहाँ होगा? क्षेत्रफल में होगा। लेकिन अगर तुमने पिघला दिया या पानी भर दिया तो काम किस में होने वाला है? आयतन में। इतनी बातें क्लियर है? ये नॉर्मल सी बातें हैं, ठीक है ना, जो आपके समझ में आनी चाहिए। फिर देखो क्या है, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन एक घन आपसे पिघलाकर बनाए जा सकते हैं, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 20, 15 और 10 सेंटीमीटर है। भाई एक मिनट यहाँ ध्यान से सुनो, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों की संख्या पूछ रहा, वो आ जाएगा नीचे, सही है। और फिर 20, 15 और 10 से बनाना है, वो चला जाएगा ऊपर। कट पिट करके संख्या आ गई 24 घन। क्या ये बात नहीं समझ में आई? टेक्निक समझ में आया कि नहीं आया? जिसकी संख्या पूछ रहा है वो कहाँ चला जाएगा बेटा? कोई डाउट है इसमें? प्रॉपर बैठ करके इसको रोक रोक करके नोट्स बनाना, ये पक्का है कि यूजफुल होगा। थोड़ी सी चाय पी लूं भाई। हाँ भाई, ठंडी चाय है, पानी हो गई थी पूरी। हाँ, आगे आते हैं। एक हॉल में 75,000 लीटर जल आता है, यदि इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होगी? लंबाई और चौड़ाई 15 मीटर है तो ऊंचाई क्या होगी? मुझे ये बताओ, अभी मैंने इतनी चीजें पढ़ाई हैं, आपको अभी तक ये दिमाग में आना चाहिए कि जब लंबैया 20 मीटर में है, चौड़ैया 15 मीटर में है, तो आयतनवा लीटर में क्या कर रहा है? इसको भी घन मीटर में बदलना होगा, है कि नहीं? और घन मीटर में कैसे बदलेगा? कि 1 घन मीटर में 1000 लीटर होता है, तो 1 लीटर में 1/1000 घन मीटर हो गया, और 75,000 लीटर में 75 घन मीटर हो गया। अब फिर आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई
बराबर 75 घन मीटर, 20-15 दे दिया, 20-15 को भेज दिया, कटपीट के ऊंचाई आई 1/4 मीटर, जो कि बराबर है 25 सेंटीमीटर की। फिर आप आगे देखो, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है, ठीक है कर लोगे। टुकड़ों की संख्या है, तो टुकड़ों की संख्या पूछ रहा है ना, तो टुकड़ों की संख्या में जिस टुकड़े की बात करें वो टुकड़ा नीचे आ जाएगा। ये सवाल कुछ ऐसा था, ध्यान से सुनना, ये सवाल कुछ ऐसा था कि 4 मीटर वाले घन में से 4 मीटर वाले घन में से 20 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 5 सेंटीमीटर वाले कितने घनाभ काटे जा सकते हैं। घनाभों की संख्या पूछा था, तो जो घनाभों की संख्या होगी उसके लिए घनाभ कहाँ आ जाएगा बेटा, नीचे आ जाएगा, और किसको काटना है घन में से वो चला जाएगा। फर्क क्या है, ये मीटर में है और ये क्या है, सेंटीमीटर में है। बाद में इसी मीटर को सेंटीमीटर में बदल के काट पीट दिया, 64,000 आ गया। फिर ये क्या है, ये तुम्हारा ये है कि अगर दो घनों को जोड़ा जाए तो क्या होगा। अगर हम दो घनों को आपस में जोड़ देते हैं तो होता क्या है कि उनकी लंबाई बढ़ जाती है, लेकिन ऊंचाई जस की तस रहती है, चौड़ाई जस की तस रहती है। ध्यान दो, यही तो होता है, ये होता है लंबाई, ये होता है चौड़ाई, ये होता है ऊंचाई। तो अगर तुमने दो घनों को ऐसे ऐसे सटा के जोड़ दिया तो बस उनकी लंबाइयां बढ़ जाएंगी, लेकिन चौड़ाई जस की तस रहेगी और ऊंचाई जस की तस रहेगी। और एक चीज होगा, वो होगा कि जो हमारा घन था, जब वो दो टूट जुट जाएगा तो वो घन घनाभ बन जाएगा, वो घन घन नहीं रह जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, वो घनाभ हो जाएगा। तो जितने भी आप देखो, वही मैंने यहाँ बनाया हुआ है कि चौड़ाई जस की तस रहेगी, ऊंचाई जस की तस रहेगी, लेकिन लंबाइयां दो बार जुड़ करके कितनी हो जाएंगी, 16 हो जाएंगी। चौड़ाई 8 हो जाएगी, ऊंचाई 8 हो जाएगी, आयतन हो जाएगा 16 गुणे 8 गुणे 8, और पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा इतना। इसको सॉल्व कर लेना। फिर मैंने यहाँ पर हिंट दे दिया है कि अगर n घनों को जोड़ा जाए तो फिर होगा क्या, बस लंबाई में a कोई n बार जुड़ जाएगा, चौड़ाई a ही रहेगी, ऊंचाई a ही रहेगी। तो ये बात समझाया गया था, ठीक है ना। फिर ये पूछा है, ये एक सवाल है कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर 600 वर्ग सेंटीमीटर हो तो घन का विकर्ण क्या होगा। तो अगर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 वर्ग सेंटीमीटर है तो घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6a वर्ग, वैल्यू भर करके आपने a की वैल्यू 10 निकाल दी, और घन का विकर्ण होता है a करड़ी में 3, वैल्यू आ गया 10 करड़ी में 3, ठीक है ना। फिर यहाँ देखिए क्या बोला गया है, 3 घनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है तो नए घन की भुजा बताओ। ये बहुत ही प्रॉपर क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है, बहुत बार आया हुआ है, एसएससी में तो भर भर के आया हुआ है ये क्वेश्चन। माने आप ये देख रहे हो कि हमारे वहाँ जो क्लास 5th के बच्चे हैं जो नवोदय और सैनिक में अपीयर होने जा रहे हैं, वो एसएससी लेवल का क्वेश्चन लगाने को मजबूर है, क्योंकि वो नहीं लगाएंगे ना तो उनका एडमिशन नहीं होने वाला है, और ये सब क्वेश्चन यदा कदा आ जाते हैं, ठीक है। इस सवाल को मैं नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि रेयरली आएगा, आगे बढ़ते हैं, कोई जरूरी नहीं है। डाउट क्वेश्चंस हो गए, डाउट क्वेश्चंस में क्या क्या है, आयतन दिया था 729 घन मीटर, गहराई पूछ रहा था। भाई मेरे, अगर ऐसे हो गया तो इसको कहते हैं ऊंचाई, और नीचे चला गया तो गहराई। तो ऊंचाई और गहराई आपस में एक आइटम में कोई फर्क उसमें नहीं है। तो जहां आयतन 729 घन मीटर है वो भी एक घन की बात कर रहा है, घन का आयतन 729 घन मीटर है, घन की गहराई पूछ रहा है, तो घन की गहराई भी वही होगी जो घन की भुजा होगी, जो घन की भुजा होगी। घन की तो भुजा होती है ना, अब घन की भुजा को तुम घन की लंबाई बोल लो, घन की चौड़ाई बोल लो, घन की ऊंचाई बोल लो, घन की गहराई बोल लो, सब बराबर है। मिला जुला करके क्या है, वो है घन की भुजा, और भुजा ही तुम्हारी गहराई, और भुजा बराबर होता है घनमूल में आयतन। वैल्यू भर के सॉल्व कर दिया, 9 मीटर आपका आंसर आ गया। बात समझ में आ गया, ठीक है ना। ये सब हल्के फुल्के सवाल है, देख लेना। चौड़ाई ऊंचाई की दुगुनी है परंतु लंबाई की आधी है, इसको समझने की जरूरत नहीं है, आपके एग्जाम के पर्पज से अभी उतना जरूरी नहीं है। सबसे बड़े लंबे छड़ की लंबाई भी छोड़ दो, घनाभ का आयतन। अब मैं वही आपको बता रहा हूँ ना जो इम्पोर्टेंट है, सारा नहीं रिपीट करवा पाऊंगा मैं। फिर आ जाते हैं हम लोग क्षेत्रमिति पर, ठीक है ना। क्षेत्रमिति पर आते, तो क्षेत्रमिति में क्या आपका आएगा, त्रिभुज आएगा, आयत आएगा, वर्ग आएगा। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग होता है। क्षेत्रफल क्या होता है, आधा गुणे आधार गुणे ऊंचाई होती है। परिमाप क्या होता है, आयत का 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, विकर्ण होता है लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग करड़ी में। और तुम्हें याद होगा
कि जो घनाभ का विकर्ण था, किसका विकर्ण, घनाभ का जो विकर्ण था वो करड़ी में था लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग, बस वही एक एक्स्ट्रा आइटम था धन ऊंचाई का वर्ग, और वो बन गया था घनाभ का विकर्ण। और अगर वर्ग की बात करो तो परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा, और विकर्ण होता है भुजा करड़ी में 2। और अगर तुम्हें याद हो तो जो घन का विकर्ण था वो था भुजा करड़ी में 3, माने उसमें भी एक एक्स्ट्रा था, इसमें भी एक एक्स्ट्रा है, इसमें एक एक्स्ट्रा था धन ऊंचाई का वर्ग और उसमें एक एक्स्ट्रा है एक करड़ी में 3। तो ये हो गए। फिर इस पर कुछ आधारित सवाल है, एक त्रिभुज की ऊंचाई 10 मीटर और आधार 12 मीटर है तो क्षेत्रफल बताओ। तो ये आपका आंसर आ गया, वैल्यू भर दिया आधार और ऊंचाई का, कटपीट के 60 वर्ग मीटर। इसका परिमाप पूछा था तो तीनों भुजाओं को जोड़ दोगे परिमाप मिल जाएगा, ठीक है ना। त्रिभुज की भुजा 5 7 1 है, 6 3 4 है, कौन सा त्रिभुज संभव है। तो त्रिभुज संभव होने की कंडीशन क्या है, किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से सदैव बड़ा होना चाहिए। 5 में 7 जोड़ो 12, 1 से बड़ा है, 7 में 1 जोड़ो 8, 5 से बड़ा है, 5 में 1 जोड़ो 6, लेकिन ये 7 से बड़ा नहीं है। तो किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा नहीं दिखा, मतलब कि त्रिभुज संभव नहीं है। और इसमें वो सारी चीजें हो गई तो त्रिभुज संभव है। त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से सदैव बड़ा होता है। फिर आप आगे देख लो, त्रिभुज के दो कोण 40 डिग्री 60 डिग्री, त्रिभुज का तीसरा कोण, और त्रिभुज की प्रकृति बताओ। त्रिभुज की प्रकृति 40 60 दो कोण दिए हैं, तीसरा कोण पूछा त्रिभुज की प्रकृति बताओ। तो त्रिभुज का तीसरा कोण 180 में से इन दोनों को जोड़ के घटा लिया गया, आंसर आ गया 80। चूंकि त्रिभुज के तीनों कोण 40 60 और 80 न्यून कोण है, इसलिए यह त्रिभुज कैसा होगा, न्यून कोणीय त्रिभुज होगा। फिर देखो नीचे मैंने 3 क्या प्यारी बातें लिखी हैं कि अगर कोई एक कोण 90 अंश का हो जाए तो त्रिभुज समकोणीय होता है, कोई एक कोण 90 से अधिक हो जाए तो अधिक कोणीय होता है, और अगर तीनों कोणों का योग हमेशा कितना होता है, 180 होता है। चौथी बात जो इसमें की गई है, लिखी नहीं गई है, अगर तीनों कोण 90 से कम होते हैं तो त्रिभुज न्यून कोणीय होता है। बात मेरी समझ में आ गई कि नहीं आ गई, एकदम खासम खास चीजें पढ़ाई जा रही है बच्चों। 40 50 है तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक 90 होगा और त्रिभुज कैसा हो जाएगा, अगर 20 30 50 हो गया तो तीसरा कोण 130 होगा और त्रिभुज कैसा हो जाएगा, अधिक कोणीय। फिर आयत है, आयत के लिए लंबाई और चौड़ाई 3 मीटर 4 मीटर दिया हुआ है, परिमाप अपना फार्मूला भर के 14 मीटर होगा, 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई, क्षेत्रफल गुणा करके निकल गया, विकर्ण ऐसे करके 5 आ जाएगा, ठीक है ना। आयत का क्षेत्रफल 24 वर्ग मीटर है, आयत की लंबाई 3 मीटर है तो चौड़ाई ज्ञात करो। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 24, लंबाई है 3 को उधर भेज दो, आंसर आ गया 8 मीटर। बात समझ में आई कि नहीं आई, कोई दिक्कत है इसमें। इसी तरीके से दूसरा सवाल है, लेकिन ये परिमाप पर आधारित है। आयत का परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई बराबर 16 मीटर, 2 को भेज दो तो ये आ जाएगा 8, चौड़ाई की वैल्यू भर दो 2 मीटर और फिर 2 को भेज दो इधर, आ गया 8 में से 2 घट गया, वैल्यू आ गई 6 मीटर, ठीक है ना। एकदम फुल स्पीड में पढ़ा रहा हूँ भाई। भुजा 5 मीटर है, वर्ग का परिमाप, भाई जिसको ज्यादा तेज मेरी स्पीड लगेगी वो यूट्यूब पर ऑप्शन रहता है कि आप स्पीड को कम कर सकते हो, 0.75 कर देना, 0.5 कर देना, मेरी आवाज थोड़ी धीमे धीमे पहुंचेगी। खैर, वर्ग की भुजा 5 मीटर है तो वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल बताओ। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, भुजा की वैल्यू 5 भर दी, 20 मीटर आ गया। वर्ग का विकर्ण होता है भुजा कड़ी में 2, आंसर आ गया 5 कड़ी में 2। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा, वैल्यू भर दी 25 वर्ग मीटर। इस सवाल को पढ़ लेना, ढंग से समझ लेना। वर्ग का क्षेत्रफल 36 वर्ग मीटर है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग बराबर 36, वर्ग भेजोगे आ जाएगा करड़ी, इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा 6 मीटर। तो यहाँ पर एक चीज और जान जाओ कि वर्ग की जो भुजा होती है वो होती है करड़ी में क्षेत्रफल, या क्या होता है, परिमाप बटे 4, और ये इसी फार्मूले में पैदा हुआ है। यहाँ भुजा बराबर करड़ी में क्षेत्रफल हो गया पहला फार्मूला, और यहाँ पर परिमाप हो गए 4 गुणे 6 24 मीटर। वर्ग का परिमाप अगर 12 मीटर हो तो वर्ग की भुजा और क्षेत्रफल बताओ। वर्ग का परिमाप तुम्हारा 12 मीटर है, 12 मतलब 4 गुणे भुजा, 4 को भेजो 3 मीटर हो गया, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा, 3 गुणे 3 बराबर 9 वर्ग मीटर। वर्ग का विकर्ण 5 करड़ी में 2 दिया, वर्ग का विकर्ण 1 करड़ी में 2 होता है, वैल्यू दिया है 5 करड़ी में 2, करड़ी में 2 करड़ी में 2 हो गया, ए बराबर आ गया तुम्हारा 5, और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुणे भुजा, 5 गुणे 5 बराबर 25 वर्ग मीटर। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बहुत ज्यादा तेज हो गया।
3 चक्कर लगाना चाहता है, अगर 3 चक्कर लगाएगा तो वो परिमाप में चक्कर लगाएगा, परिमाप आ गया 14 मीटर, 3 का गुणा कर लो 42 आ गया। ठीक है ना, परिमाप निकालने आता है ना भाई। चक्कर लगाएगा तो किसमें लगाएगा, परिमाप में लगाएगा, परिमाप निकाल के 3 बार गुणा कर दिया, हो गया भाई। फिर आगे देखो, आयताकार फर्श है, 10 मीटर लंबा है, 20 मीटर चौड़ा है। इस फर्श पर दरी बिछाने का खर्च 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर है। भाई दरी कहाँ बिछेगी, फर्श पर बिछेगी, क्षेत्रफल पर बिछेगी। क्षेत्रफल निकाल दिया 200 वर्ग मीटर, 5 का गुणा कर दिया, 1000 रुपया खर्चा है। 1000 रुपये में घर पर दरी बिछवा लो, बहुत सस्ता है। एक वर्गाकार मैदान की भुजा 12 मीटर, इस मैदान के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, रास्ते का क्षेत्रफल बताओ। तो ये तुम्हारा वर्गाकार मैदान हो गया। भाई देखा, ये तुम्हारा वर्गाकार मैदानवा है, और यह वर्गाकार मैदानवा चारों ओर में 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो ये है रास्ता तुम्हारा, ये तुम्हारा रास्ता है, ठीक है ना। तो अगर तुम्हारा रास्ते की अगर हम बात करते हैं, तो ये बड़ा वाला जो तुम्हारा एरिया बना, इसका क्षेत्रफल आ गया 12 गुणे 12 144 वर्ग मीटर, सही है ना, क्योंकि ये 12 और 12 है। जो भीतर वाला है, भीतर वाले की कहानी क्या है बेटा, भीतर वाले की कहानी कि 2 यहाँ से घटेगा, 2 यहाँ से घटेगा, 12 में से 4 घट के 8 आ जाएगा। सिमिलरली ये 12 है, 2 यहाँ से घटेगा, 2 यहाँ से घटेगा, 12 में से 4 घट के ये भी कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो भीतर वाले का क्षेत्रफल हो गया 8 टाइम 64 वर्ग मीटर। तो अगर बड़े वाले में से भीतर वाले को घटा लोगे तो रास्ते तो बचेगा मेरे भाई। तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, 144 माइनस 64, 80 वर्ग। ये भाई बड़ा कठिन क्वेश्चन था नवोदय के हिसाब से, इससे कठिन आता होता नहीं। ये सवाल आपको बताया गया बड़े प्रॉपर तरीके से, इसको ऐसे रोक करके बढ़िया समझ लेना कि भाई तुम्हारा फिगर जो आता है बेटा ना, वही सही आता है ना। अब इसमें तुम्हें डब्बे का निर्माण खुद करना है, पहला डब्बा है, दूसरा डब्बा है, और हर डब्बे की लंबाई और चौड़ाई आपको ज्ञात करनी होती है, ठीक है ना। उसके लिए दिया रहता है, जैसे इसमें दिया हुआ है 2 मीटर, ये दिया है 3 मीटर, और ये दिया है 5 मीटर, और ये दिया है 6 मीटर। ऑब्वियस सी बात है मेरे बच्चों, अगर आपने 2 डब्बे बनाए हुए, पहला डब्बा ये है, दूसरा डब्बा ये है, इस डब्बे की लंबाई हो गई 3, चौड़ाई हो गई 2, तो 3 दूना 6 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल आ गया, सही बात है। अगर हम बड़े वाले डब्बे पर जाएंगे तो इसकी लंबाई हो गई 6, और चौड़ाई का हमें मालूम नहीं है। चौड़ाई कैसे मालूम होगी कि ये तुम्हारा है 5, ये है तुम्हारा 3, 5 में से 3 घट जाएगा, आंसर आ जाएगा 2। तो 6 दूनी 12 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल आ गया, 12 6 18। आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। तो ये ऐसे डब्बा बना करके सॉल्व किया जाता है, ठीक है ना। ये सब उसी के एग्जाम्पल्स है, ठीक है। जो पढ़ाया उसको 2 बार रिपीट करो, ये मैंने पहले ही बोल दिया था, है ना। देखो बच्चों, इसके अतिरिक्त एक बड़ा प्यारा सवाल मैंने अभी देखा हुआ है, वो सवाल कुछ ऐसे था, अगर मुझे सही से याद आ रहा हो तो। वो सवाल ऐसे था, ये सवाल नवोदय में पूछा गया, ये मत समझो कि ये सवाल नहीं पूछा गया है। इस सवाल की खासियत क्या है बच्चा, अगर मैं इसको लिख देता हूँ 10 मीटर, इसको लिख देता हूँ 8 मीटर, और फिर यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रा कर देता हूँ, ठीक है ना, और मैं इसको लिख देता हूँ 12 मीटर। डरने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ मैंने एक लाइन ड्रा कर दी, ये पहला फिगर है, ये दूसरा फिगर है। पहले फिगर का हाल क्या है, ये 10 है और ये 8 है, तो पहले वाले का क्षेत्रफल कितना हो गया, 80 वर्ग मीटर। जो दूसरा वाला फिगर है वो ये फिगर है, सही है ना, यही तो है दूसरा वाला फिगर। इस दूसरे वाले फिगर में अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये यहाँ से उठा करके वैल्यू देगा 8, सही बात है ना। और अगर हम इसकी बात करते हैं, मतलब इसकी बात करते हैं, तो ये कितना है, ये टोटल 12, ये 10 है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और जो आयत का क्षेत्रफल होता है बेटा, वो क्या होता है, आधा गुणे आधार गुणे ऊंचाई, सही है, पढ़ाया है ना। तो आधा गुणे आधार हो गया 2, ऊंचाई हो गई 8, 2 से 8 कट जाएगा 4, 2 चौके 8, इसका आंसर आ गया। तो इस पूरे का क्षेत्रफल कितना हो गया, 88 वर्ग मीटर। बहुत ही रेयरली एक ही बार पूरे मैंने नवोदय के इतिहास में सिर्फ एक ही बार पूछा गया है, लेकिन शायद कोई लगा के आया हो, बहुत ही वन ऑफ द रेयरेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना बच्चों। अब ये तुम्हारा हो गया क्षेत्र मिति खत्म, टाइम कितना हुआ, अरे भाई साहब 9:04 हो गया ऑलरेडी। मैंने इतना देर पढ़ाने के बावजूदन जो है समय से पीछे हूं मैं, समय से पीछे क्या यार, बहुत पीछे हूं भाई। बढ़िया से रिपीट कर लेना, ठीक है ना। हाँ क्या हुआ, उठ के भागने का प्लान बना रहे सब
एक एक नियम पर देख लो भाई, एक एक नियम के सवाल कैसे आते हैं। 5 आम का दाम 200 रुपया है तो 7 आम का दाम क्या होगा। तो मैंने बताया था, ठीक है मैंने भाई, ठीक है 7 का 200 में गुणा हो जाएगा, 5 नीचे चला जाएगा, आंसर आ जाएगा 280, ठीक है ना। 2 पेनों अथवा 5 पेंसिलों का मूल्य 10 रुपया है तो 4 पेनों और 10 पेंसिलों का मूल्य क्या होगा। सावधानी से एक देख लो भैया, 2 पेन खरीदबा तब वो 10 रुपया देबो, 5 टू पेंसिल खरीदबो तब वो 10 रुपया देबो। तो 2 पेन की कीमत 10 रुपया है तो 4 पेन की कीमत 20 रुपया होगी। 5 पेंसिल की कीमत 10 रुपया है तो 10 पेंसिल की कीमत 20 रुपया होगी। दोनों जोड़ दो, 40 रुपया खर्चा पड़ी, ठीक है ना। आगे बढ़ो। एक धन के 1/4 भाग का ना भाई, ये देखो ये बहुत पूछता है, ये बहुत पूछता है, वन ऑफ द मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन है। 1/4 भाग